क्वेश्चन है वो वाला जो सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करा सकता है कम से कम एफर्ट डाल करके, तो आप क्या करोगे, उसको लोगे। अच्छा देखिए, जब आप जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो आपका सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे। पहली चीज़ आपकी आएगी हिस्ट्री। क्या आएगी आपकी, हिस्ट्री। हिस्ट्री के भी आप सभी को पता होगा कि 3 पार्ट्स हैं, और इन 3 पार्ट्स में आपका जाता है कौन सा, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी हिस्ट्री के बारे में। अगर आप बात करेंगे किसके बारे में, आप बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, तो आपकी जो ज्योग्राफी होती है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहली होती है आपकी कौन सी, आपकी इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरी होती है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, बेसिकली टियर 1 में ही आते हैं। इसके अलावा आपका एक और सब्जेक्ट होता है आपकी पॉलिटी। क्या होती है आपकी, पॉलिटी। पॉलिटी के साथ में एक सब्जेक्ट और आएगा जिसको आप बोलोगे आपका साइंस। साइंस यानी कि साइंस आपका 3 सब्जेक्ट, यानी कि आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री एंड आपका बायोलॉजी। ठीक, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मैं नहीं कहती कि आपको कोई हिला सकता है कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो आपने क्या करना है, आपका एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है क्या, इकोनॉमिक्स। आपको ये कंप्लीट करने हैं। और एक चीज़ तो आपकी इतनी ज़रूरी है जिसको आप और मैं और कोई भी एग्जामिनेशन उसकी तैयारी करे बिना आप कंप्लीट नहीं कर सकते, वो है आपका क्या, आपका करंट अफेयर्स। ठीक, तो आपके टोटल अगर आप देखेंगे, अगर आप उनको एलाबोरेट करके देखेंगे तो आपके बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा सुनकर के लगता है कि यार बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको वो नहीं सोचना। आपने क्या करना है, आपने इसको छोटा छोटा करके देखना है और आपको सेक्शंस को बाइफिकेट नहीं करना है। पहली चीज़, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, सेकेंड इकोनॉमिक्स, थर्ड आपका ज्योग्राफी, फोर्थ आपका पॉलिटी, फिफ्थ आपका साइंस एंड 6th आपका करंट अफेयर्स। यानी कि आपको ये 6 मेजर टॉपिक्स है जो कवर करने हैं, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, एसएससी सीजीएल जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें मैक्सिमम मार्क्स अटेन करोगे, गेन करोगे, अगर आप अपना फुल 100% देते हैं आप इस कोर्स को कंप्लीट करके, है ना। तो आपने देखा क्या कि हिस्ट्री के क्वेश्चन डे बाई डे आपके कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो आपका सेक्शन है आपका इकोनॉमिक्स का और आपका साइंस में बेसिकली आपका जो बायोलॉजी का सेक्शन है, इवन इसके साथ में आपका जो करंट अफेयर्स है, ये सेक्शन आपका क्या है, आजकल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। करंट अफेयर्स आपको साथ साथ पढ़ते चलना है, आप करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ सकते। अगर मैं बोलूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें, तो आप डेली टू डेली जो आपकी न्यूज़ होती है आप उसको देखते रहिए और उसको रिलेट करके कोशिश करिएगा क्या कि हर एक सब्जेक्ट में ऐड करिए। जैसे कुछ भी करंट का इवेंट होगा तो मैं कोशिश ये करूँगी कि आपके डेली टू डेली जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ उसके साथ में थोड़ा सा आपको करंट का जो भी स्पेशल पॉइंट्स होंगे मैं आपको बता दूंगी। इससे क्या होगा कि आपकी डेली बेसिस पे तैयारी चलती रहेगी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। खैर, अभी क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट नंबर 2 यानी कि इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली क्लियर नहीं होता। मैं कोशिश करूंगी कि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स क्लियर करने के बाद आपको क्या हो, आप बोलो कि नहीं अभी तो जितने भी सवाल आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्री में यानी कि टियर 1 में, वो मैं सारे के सारे कर लूँगा और इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू आपको मिलेगा। तो आपने देखा क्या, आपने 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बेसिकली। कौन कौन से, आपका हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड आपका करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स में भी आपका करंट अफेयर्स आपको क्या करना पड़ेगा, डेली टू डेली ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ में अपने आप को सब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिकल में बनाना पड़ेगा और उसको उसमें रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते और हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका आज फर्स्ट लेक्चर है, आप देख रहे हो कि क्या क्या आने वाला है जीएस में। तो बिना टाइम, और मैं जो बताऊंगी वो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ बता दूंगी, मैं वो सिर्फ चीज़ें बताऊंगी, वो सेक्शंस कवर करूंगी जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि पूछे जाएंगे, विद आपका बेसिक। यानी कि बेसिक होना, बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा कैसा होता है, बहुत ज़रूरी होता है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको बताया कि मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो सारे के सारे लोग जो ये सोचते हैं कि मैंने 12th में या मैंने फर्स्ट ईयर इंटर में आपका, या मैंने बीकॉम में इकोनॉमिक्स, या आपने ग्रेजुएशन के पार्ट में मैंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया था, तो इकोनॉमिक्स मेरे लिए बहुत कठिन होने वाली है। बहुत सामान्य सा, बहुत साधारण सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं होता, बस आपने मन लगाना है और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल कोई हो नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स आपकी हर एक जगह में है, तो आपने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना है, उसको अपना प्रैक्टिकली क्या करना है, अपनी डेली लाइफ से ऐड करना है। चलिए भाई, ये तो था जनरल स्टडीज़ के आपके 6 सब्जेक्ट्स आएंगे, और मैंने बहुत ज़्यादा इसको बड़ा करके नहीं दिखाया, छोटा करके दिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइड सेक्शन होता है और आप लोग का पहला क्वेश्चन यही होता है कि कैसे कंप्लीट होगी जनरल स्टडीज़, है ना। चलिए भाई, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या क्या सेक्शंस आते हैं, पहली चीज़ तो ये
कि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इसमें क्या क्या आएगा। फर्स्ट थिंग, आपका जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये जो इकोनॉमिक्स होती है आप लोग इसको 2 सेक्शंस में पढ़ते हैं। एक होती है आपकी कैसी इकोनॉमिक्स, आपकी इंडियन, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं आप पहली चीज। और दूसरी आप पढ़ते हैं आप वो वाली इकोनॉमिक्स जो आपकी बेसिकली कंपनीज में फॉलो होती है, या आप उसको बोल सकते हो मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। कौन सी? मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। अब ये जो मैंने बताया है ये आपको तब समझ में आएगा क्योंकि जब मैं आपको सेक्शन बताऊंगी कि अगर मैंने बोला आपसे आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है तो इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आप सबसे पहले देखोगे क्या कि बेसिक है। पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही लोगे सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट है क्या, इकोनॉमिक्स है ही क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो आप पढ़ोगे क्या, इसी में आप इन्फ्लेशन देखोगे। क्या देखोगे? आप देखोगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, इंडिया में कैसे आपका डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट जब चीज़ आप देखोगे इन्फ्लेशन के साथ साथ में तो आप देखोगे क्या कि आपका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैसा है। कैसा मार्केट? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैसा। और मैं एक और चीज़ बताऊं कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हालांकि आपका जो कंटेंट आने वाला है वो इंग्लिश में, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश में आने वाला है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट आपका, ये अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश में तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि वो टर्म्स हैं। अगर मैं बोलूँ इन्फ्लेशन या अगर मैं बोलूँ मुद्रास्फीति तो इन्फ्लेशन ईजी है रादर देन आपका मुद्रास्फीति, तो आपको सब्जेक्ट इंग्लिश में ज़्यादा ईजी लगेगा। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप उसको, मैं टर्म्स को इंग्लिश में यूज़ करूँगी और उसको कंबाइन, उसको ट्रांसलेट मैं पूरा हिंदी में करूँगी, तो आप आराम से समझ लोगे कि सब्जेक्ट में। और आपकी जो भी डाउट्स हो आप वो भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो, तो मैं वो भी इसके साथ में आपके साथ में कैसा रहूँगी, ऐड रहूँगी, ताकि आप लोग अपने डाउट्स भी क्लियर कर सको, है ना। फिर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ क्या करना है, आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ना है, यानी कि जितने भी 5 ईयर प्लान्स होते हैं आपने वो भी पढ़ने हैं। वो कौन? इंडियन गवर्नमेंट करती है जनरेट, तो आपने क्या करना है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स भी पढ़ने हैं आपको, है ना। और इन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स के अलावा आपने एक और सेक्शन पढ़ना है जिसको आप बोलते हो पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस यानी कि हर साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में आपका जो बजट आता है, फेब में आता है, तो वो बजट भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका जो टॉपिक है इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, आपका पब्लिक फाइनेंस, है ना। तो ये तो हुआ आपका क्या, इंट्रोडक्शन हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, इंडियन फाइनेंशियल, ये कुछ टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे आपका सेक्शन एंड कर रहे हैं और क्या आपको ज़रूरत है इससे भी ज़्यादा पढ़ने की, है ना। और उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया इंडिया की बात। और इंडिया के साथ साथ में क्योंकि आप करंट के साथ में, करंट अफेयर्स के साथ में इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट को रिलेट कर रहे हैं, तो आपने एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया भी देखना है। क्योंकि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड फिर से मैं बोलूँगी ट्रेड इकोनॉमिक्स में आएगा, और अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें आपके यानी कि इंडिया के जो एक्सटर्नल सेक्टर है जिनके साथ में हम ट्रेड कर रहे हैं उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कैसा, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो बाहरी क्षेत्र है, जो भारत से बाहर है, जिनके साथ में हम लेन देन यानी कि ट्रेड करते हैं, तो वो भी सेक्टर हमें पढ़ना है ना। और उसके साथ साथ में अगर आप और भी टॉपिक्स देखोगे तो आपने देखना है क्या, देखिए भाई ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो मेजर पॉइंट्स हैं कि ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके साथ में आप देखोगे क्या कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देख लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग्स देख ली आपने, 5 ईयर प्लान्स देख लिए आपने। उसके अलावा आप देखोगे क्या कि इन चीज़ों के अलावा भी एक टर्म है जो आपका आजकल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, यानी कि आपका मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। और मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या पड़ी हम लोगों को, तो देखिए भाई आपकी जब भी आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है ये आप सबसे पहले अपने घर से शुरू करिए। आप सबसे पहले खुद से शुरू करिए, आप खुद से शुरू करोगे, फिर आप अपने घर से शुरू करोगे, फिर घर के बाद में आप अपने सराउंडिंग से यानी कि आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ में आप शुरू करोगे। फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, एरिया वाइडर होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और बड़ा विस्तृत जब एरिया हो जाएगा तब आप बोलोगे कि आपने इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली अपने साथ में क्या कर लिया है, ढाल लिया है। तो जब आप मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो आप इसमें देखते हैं क्या, देखिए भाई समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से कि आपने बोला जाएगा, कुछ क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आपने प्रोड्यूस क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आप क्योंकि आप बिजनेसमैन बनने वाले हो, इकोनॉमिक्स का आप धन का लेन देन करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए ना किसके रिगार्ड में, किसके रिस्पेक्ट में आप धन का लेन देन करने वाले हो। तो पहली चीज़ आई आपकी क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस तो आपको पता चल गया, लेकिन उसकी कितनी मात्रा बनानी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने बोलना है क्या, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है भाई हम लोगों को, है ना। और उस हाउ मच टू प्रोड्यूस के साथ साथ में आपने देखना है क्या
कि आप कैसे बनाओगे। तो आपका एक और चीज़ आएगी क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। आपके पास सारे के सारे सोर्सेज होने चाहिए कि आपने कैसे इसको बनाना है जो आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारने वाले हो। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप कोई भी चीज़ को आप मार्केट में उतारने वाले हो तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दिमाग में क्या, कि किसके लिए बना रहे हैं, है ना। तो आपका जो होगा वो क्या होगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखिए भाई, आपने क्या किया, आपने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। जब ये सारी की सारी चीज़ें आप आएंगी, जब आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कौन सी इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और इसी कंटेंट में, इसी सिलेबस में आप देखते हो कि आता क्या क्या चीज़ें हैं। जब इसी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई आती है। ठीक, इस डिमांड एंड सप्लाई के बाद में आपका क्या आता है, आपका आता है कॉस्ट, कि कितना आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निर्धारित करनी है। तो आपका एक कॉस्ट का टॉपिक आजकल बहुत पूछा जा रहा है। फिर आपका डिमांड एंड सप्लाई, आपकी कॉस्ट के बाद में एक और टॉपिक है जिसको आप बोलते हो क्या, मार्केट स्ट्रक्चर। तो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है आपका, ये भी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप देखोगे कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब बात करोगे, मैंने आपको जिस तरीके से सब्जेक्ट को बाइफिकेट करके बताया है वो सिर्फ इसलिए कि आप यही टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, आपका जो जितना भी एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में जाने वाला है, इसलिए है। अभी क्या करेंगे, आपका जो ओवरव्यू था रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, यानी कि आपका इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले एक बार फिर से देख लेंगे क्या, कि जब आप जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे थे तो आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका करंट अफेयर्स एंड आपका साइंस। ये सारे के सारे 6 सब्जेक्ट से, उन सब्जेक्ट्स में मैंने सबसे पहले आपका क्या लिया, मैंने इकोनॉमिक्स लिया। इकोनॉमिक्स क्यों लिया, क्योंकि आज के दिन में, आजकल आपका क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो जब आपका इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो मैंने इसको बोला कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें, आप सिर्फ वो देख लो, क्योंकि 6 मंथ्स हैं। और आपका, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी क्लियर सी बात बताना चाहूँगी, जनरल स्टडीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होती। और क्योंकि जनरल स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग परेशान हो जाते हो। परेशान नहीं होना, आपने देखना है कि आपने पढ़ना क्या क्या है। आपने एक इंडियन इकोनॉमी पढ़नी थी और एक आपने पढ़नी थी मैनेजरियल इकोनॉमी। जब इंडियन इकोनॉमी की आप बात करोगे तो आप उसका इंट्रोडक्शन, बेसिकली सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लोगे, आप इन्फ्लेशन पढ़ोगे, आप इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ोगे, पब्लिक फाइनेंस पढ़ोगे, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया पढ़ोगे। उसके साथ साथ में आप क्या देखोगे कि जब आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, आप एक मैनेजर का वर्क क्या होता है, तो आप देखोगे क्या कि हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, और आपका हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। और इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है डिमांड एंड सप्लाई। इस डिमांड एंड सप्लाई के बाद में आपने एक और चीज़ पढ़नी है जिसको आप बोलते हो कॉस्ट, जो आजकल एग्जामिनेशन बहुत आ रहा है। देखिए भाई, जनरल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने करना क्या है, आपने ऑथेंटिक चीज़ें पढ़नी है। वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जामिनेशन में आ रही हैं और आपके नियर फ्यूचर में आएंगी। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा, आपने कॉस्ट पढ़ी और आपने पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपका था जनरल स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू। अभी क्या करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट लेक्चर ले रहे हो तो आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन तो क्या हो जाए, कंप्लीट हो ही जाए। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन सेक्टर से, और होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आई होगी अभी तक का जो भी मैंने आपको बताया है। देखिए भाई, जब आप इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि आपने क्या है, आपके दिमाग में ये चीज़ तो आ ही रही होगी कि पहली चीज़ इकोनॉमिक्स है क्या, है ना। तो जब इकोनॉमिक्स है क्या आता है तो मैं आपको बताऊं, 2 टर्म होते हैं। एक होता है आपका क्या, इकोनॉमिक्स। क्या होता है आपका, इकोनॉमिक्स। ठीक, तो एक साइड लिखना है आपको इकोनॉमिक्स, ठीक, और आपको दूसरी जगह में लिखना है क्या, इकोनॉमी। ठीक, अच्छा, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं या दोनों टॉपिक्स हैं। इसको आप अगर हिंदी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं आप अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं आप इसको, अर्थशास्त्र। और इसको बोलते हैं आप क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थ यानी कि आपका धन। ठीक, जब आप धन की बात करते हैं, आप अर्थ की बात करते हैं, तो उसका जो शास्त्र है, यानी कि उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, तो आप उसको क्या लिख लोगे, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, आप एक तरफ लिखोगे और दूसरी तरफ लिखोगे अर्थव्यवस्था, यानी कि जो पैसा आपके पास में है उसका मैनेजमेंट आपने कैसे करना है। तो आप इधर क्या लिखोगे, मैनेजमेंट। क्या लिखोगे आप,
मैनेजमेंट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं जो भी धन आपके पास में। तो आपको सिंपल सी चीज़ बताऊं कि ये जो इकोनॉमिक्स टर्म है इसको आप आराम से इकोनॉमिक्स बोल सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी, इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी शब्द अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, ये एक इनकम्प्लीट टर्म है ना। तो आप क्या करते हो, इकोनॉमी के आगे हमेशा से आपको लगाना होता है क्या, किसी फर्म का नाम, कि आपने क्या करी है, आपने कोई फर्म खोली है, सपोज करिए आपने XYZ फर्म्स इकोनॉमी, ठीक। सेकंड है आप क्या लगा सकते हो, मैंने बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट किया इसलिए मैंने फर्म बोला। देन आपने क्या बोलना है, आपने किसी पर्टिकुलर शहर की या रीजन की बात करनी है, तो आपने बोला कि LUCKNOW, यानी कि किसकी, लखनऊ की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। फिर आप लखनऊ से आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कहाँ पे, आप स्टेट में जाएंगे यानी कि कहाँ पे, यूपी की अर्थव्यवस्था। यूपी की अर्थव्यवस्था के बाद आप जाएंगे कहाँ पे, आप थोड़ा सा और आगे, यानी कि ये तो स्टेट था, देन आप कहेंगे कंट्री पे। तो आपने पढ़ा क्या, आपने इंडिया के बारे में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए बोलते हैं कि आपने क्या पढ़ना था, आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ना था, कि एक क्षेत्र जहाँ पे आप पूरा का पूरा रह रहे हो, उस पूरे क्षेत्र में अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है। अब अर्थव्यवस्था तो वो करेंगे ना जिनको अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान हो। तो इसको सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि GS है, आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के साथ साथ में आपका क्या होगा, मेरे शब्दों को पकड़ना होगा। तो आपने देखना है क्या, कि जब आप बात करते हैं, जब आप उन सिद्धांतों का, उन प्रिंसिपल्स का प्रयोग करते हो आपके एक क्षेत्र में जहाँ पे धन से संबंधी कार्यविधि करनी है, कार्यक्रम करना है, तो आप बोलते हो उसको क्या, अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थशास्त्र आपका प्रैक्टिकल नहीं होता और अर्थव्यवस्था कैसी होती है, प्रैक्टिकल होती है। इसको आप ठीक उसी प्रकार से लिखा लेंगे जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या, कि साइंस पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हम लोग पढ़ते हैं घर्षण के बारे में, हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम लोग घर्षण के बारे में पढ़ते हैं, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग डेली लाइफ में वो चीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, इसके जो सिद्धांत होते हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमारी बुक्स में लिखे होते हैं। उनको ज्ञान करके, उनके बारे में पता करके जब हम उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से तो अर्थशास्त्र क्या हो जाता है, आपके सिद्धांत हैं, आपके वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको जानना है, जिनको जान करके आपको अपनी डेली लाइफ में उसको क्या करना है, उतारना है। तो आपने बोला क्या, डेली लाइफ क्या है आपकी, अर्थव्यवस्था। तो आप क्या बोलोगे कि अर्थशास्त्र क्या है, सिद्धांत है, और इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं किसमें, हम अर्थव्यवस्था में। और उनको आप क्या करते हो, अपना देश को, अपने घर को, अपनी फर्म को और अपनी सिटी को और अपनी स्टेट को रन कराते हैं, ताकि आपका जो भी मनी आपके पास में उसका प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, प्रबंधन हो सके, है ना। तो आपने देखा क्या कि जो अर्थशास्त्र है ये सिर्फ है आपके सिद्धांत, सिर्फ समझने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको फिर से डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखना है, आपने ऑब्जेक्टिव ही लिखना है। इसलिए सुनेंगे, समझेंगे और उस पर मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे। फिर से मैं बोलूँगी क्या, कि जो आपके अर्थशास्त्र होते हैं ये प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग जब हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो वो बन जाती है आपकी अर्थव्यवस्था। अब ये जो अर्थव्यवस्था होती है अपने आप में एक अधूरा सब्जेक्ट है, या बोलेंगे टर्म है, ये कंप्लीट नहीं है। आपने क्या करना है, इसके आगे नाम जोड़ने किसी के, कैसे कि कोई फर्म है, आपने XYZ फर्म ले ली, आपने लखनऊ सिटी ले ली, आपने यूपी स्टेट ले ली, एंड आपने ले लिया इंडिया कंट्री। तो आपकी इंडियन इकोनॉमी इसीलिए आप पढ़ते हो। अभी तक समझ में आया। अब क्या होता है, अब जब आप ये पढ़ोगे तो आपसे दो चार चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि आपका जो अर्थशास्त्र होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये जो सिद्धांत आप लोग पढ़ रहे थे, ये जो प्रिंसिपल आप पढ़ रहे थे, तो आपने देखा क्या, मैं इसको हटा रही हूँ, ये समझने के लिए था। तो आपकी जो अर्थशास्त्र होती है ये क्या होती है, अभी आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये होती है आपकी दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी माइक्रो, कौन सी होती है, माइक्रो, और जो दूसरी होती है उसको आप बोलते हो क्या, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोल रहे हैं आप, इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमी नहीं है। माइक्रो यानी कि जैसे आपको समझ में आ रहा है उसका नाम से कि ये सूक्ष्म होगी, छोटी होगी, और मैक्रो यानी कि कैसी होगी, वास्ट होगी या बड़ी होगी। तो मैं सिंपल बोलती हूँ माइक्रो यानी कि मेरा कौआ, एंड मैक्रो यानी कि मैं कौआ, क्योंकि आप अलग से देख रहे हो तो इसलिए आपको देखना है क्या कि जो माइक्रो होता है उसमें क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सिंगल फॉर्म को लेके आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिर्फ एक सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको यूनिट टर्म बहुत बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप हर एक चीज़ यूनिट में प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, आप उसको सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट्स के फॉर्म में आप बोलते हो। ठीक है, तो आपने देखना है क्या, जो माइक्रो सेक्टर होता है, छोटा जो क्षेत्र होता है, ये होता है कैसा क्षेत्र, ये आपका छोटा क्षेत्र होता है। तो आपने लिखना है क्या, छोटा क्षेत्र। और जो आपका मैक्रो होता है वो होता है कौन सा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ लेती हूँ एक फर्म का नाम, किसका नाम ले रही हूँ मैं, फर्म का नाम। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो एक फर्म के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं।
ठीक। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, जो इनकम कलेक्ट करी जाती है, निकाली जाती है, उसकी अगर आप अलग अलग सेक्शन, यानी कि आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, आपने सिर्फ उसका क्या देखा, उसमें आए हुए धन के बारे में बात करी, तो आपका ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ये आपका एक फर्म के अंदर कैसा हो जाएगा, माइक्रो सेक्टर हो जाएगा। ठीक। फिर आपने देखा क्या, जो आपका मार्केटिंग के साथ साथ में आपका एक डिपार्टमेंट होगा एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी अगर आप कोई रन कर रहे हो तो उसमें कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसका अपना एक एक्सपेंसेस का डिपार्टमेंट हुआ। आपने सिर्फ उसके बारे में देखना है तो आपने देखा किसके बारे में, एक छोटे टर्म के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। तो ये आपका हो गया एक छोटा सा टर्म, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे उसके सिद्धांत। अगर बात करें किसके बारे में, प्लानिंग, तो आपकी प्लानिंग भी एक डिपार्टमेंट होता है। उस प्लानिंग करने के लिए आप जितना भी एक्सपेंस इन्वॉल्व करते हो, जितने भी आपके एफर्ट्स इन्वॉल्व करते हो, तो उन सारे के सारे एफर्ट्स को अगर आप कंबाइनली देखोगे या अकेले सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट को देखोगे तो आप किस में आ रहे हो, माइक्रो सेक्टर में जा रहे हो। ठीक। माइक्रो जो सेक्टर होता है बेसिकली आप सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हो। लेकिन अभी आपने करना क्या है, जब आप मैक्रो सेक्टर देखोगे तो आप क्या करोगे, इन सारे के सारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट से सबको कंबाइनली देखोगे, और सबको जब कंबाइनली रखोगे यानी कि एग्रीगेट करोगे, सबको इकट्ठा करोगे, तो आप देखने लगोगे मैक्रो सेक्टर। ठीक। पहली चीज अभी क्या है, अभी अगर आप देख रहे हो लखनऊ के कॉन्टेक्स्ट में कि लखनऊ शहर में कितनी सारी फर्म्स हैं, अगर सिर्फ आप एक फर्म के बात कर रहे हो तो आप छोटे क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन आप लखनऊ शहर के अंदर आने वाली जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मैक्रो सेक्टर के बारे में बात करो। एक चीज क्लियर। फिर अब अगर आप देखेंगे लखनऊ को यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से एक लखनऊ भी है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ लखनऊ के बारे में देख रहे हो तो आप छोटे सेक्टर के बारे में देख रहे हो, क्योंकि आप किसमें अंदर देख रहे हो, आप यूपी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। अब अगर आप क्या करोगे, लखनऊ के साथ साथ में जो बची हुई 74 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी के बारे में, उनके जो फंड्स जनरेट हो रहे हैं उनमें आप जितने एक्सपेंसेस कर रहे हो, जितनी इनकम गेन कर रहे हो, अगर आप उन सभी के बारे में पढ़ोगे तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, आप मैक्रो सेक्टर के बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि वो किसके अंदर आ रहा है, एक यूपी जो कि एक बहुत विशाल क्षेत्र है, उसके अंदर जो आपकी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, यानी कि लखनऊ है, कानपुर है, कन्नौज है, जितनी भी छोटी छोटी यूनिट्स हैं उन सभी के बारे में देख रहे हो तो आप मैक्रो सेक्टर के बारे में देखोगे। और अकेले अगर देख रहे हो, अब अगर आप यूपी को देख रहे हो इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो यूपी में आपके इंडिया में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अगर आप सिर्फ यूपी के बारे में देख रहे हो पूरे के पूरे इंडिया में, तो आप एक माइक्रो सेक्टर के बारे में देख रहे हो। लेकिन आप यूपी के साथ साथ में इंडिया के अंदर आप एमपी भी देख रहे हो, महाराष्ट्र भी देख रहे हो, गुजरात भी देख रहे हो, यानी कि सारी स्टेट्स को देख रहे हो, तो आप किसके बारे में देख रहे हो, आप मैक्रो सेक्टर के बारे में देख रहे हो। अभी जो इंडिया है, इंडिया क्या है, इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करे तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ा वृहद क्षेत्र है। तो आपने बोला आप मैक्रो सेक्टर के बारे में देख रहे हो। लेकिन अगर आप इंडिया का कंपैरिजन करने लगोगे किसी कॉन्टिनेंट से, यानी कि किसी महाद्वीप से करने लगोगे कि एशिया महाद्वीप में सिर्फ आप इंडिया की इनकम देख रहे हो, इंडिया के एक्सपेंसेस देख रहे हो, इंडिया की अर्थव्यवस्था देख रहे हो, तो आप देख रहे हो माइक्रो सेक्टर की। क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आप देख रहे हो पूरे के पूरे एक एशिया कॉन्टिनेंट की, यानी कि एशिया महाद्वीप के बारे में देख रहे हो। लेकिन अगर आप क्या करोगे, एशिया महाद्वीप को देखोगे, आप विश्व के सारे महाद्वीप में, यानी कि जो 7 महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स, उनके बारे में देखोगे, तो आप एशिया अब एक छोटी यूनिट हो जाएगा। तो आपने देखना क्या है कि आपका जो क्षेत्र होता है वो निर्धारित करता है कि आपका माइक्रो होगा कि मैक्रो होगा, किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। कि आप देख रहे हो अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपका जो फर्म है एक बहुत माइक्रो यूनिट हो जाएगी, बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। अगर आप लखनऊ को देख रहे हो यूपी के रिस्पेक्ट में, तो लखनऊ आपकी कैसी हो जाएगी, आपकी माइक्रो यूनिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप फर्म और लखनऊ को देख रहे हो तो लखनऊ बड़ी यूनिट है और आपकी फर्म कैसी है, माइक्रो यूनिट है। तो आपको इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो माइक्रो सेक्टर होता है, यानी कि जो छोटा क्षेत्र होता है, ये कैसा होता है, ये बहुत छोटा होता है। और जब इन्हीं सभी छोटे छोटे क्षेत्रों को आप कलेक्ट कर लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो, तो आपका एक माइक्रो सेक्टर यानी कि बड़ा सा क्षेत्र बन जाता है। तो आपकी जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये क्या है, प्रकार है किसके, अर्थशास्त्र के। ठीक। फिर अगर बात करेंगे किसकी, ये सिर्फ समझने के लिए था कि आपको समझ अच्छी तरीके से आना चाहिए। इकोनॉमिक्स है, मैं फिर बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में आपको इतने एफर्ट्स की नीड नहीं होगी, क्योंकि हिस्ट्री है, एक कहानी है, आपको उसको रटना है, आपको उसको पढ़ना है, उसके सीक्वेंस को याद रखना है, तो वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट नया होता है और मोस्टली जो लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है कि समझ में नहीं आता, तो आपने क्या करना है, इसलिए मैं इतना इसको आपको क्या कर रही हूँ, बेसिक बता रही हूँ। खैर, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, अर्थव्यवस्था की, तो फिर मैंने बोला क्या कि अर्थशास्त्र हो गया, फिर सिद्धांत होते हैं जो कि आपके दो प्रकार के, दो क्षेत्रों में होते हैं। एक होता है माइक्रो सेक्टर यानी कि छोटा, और एक होता है मैक्रो यानी कि बड़ा क्षेत्र। अगर बात कर रहे हैं आप अर्थव्यवस्था की, तो इसको मैं हटा रही हूँ, आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था होती है वो आपकी होती है कितने प्रकार की, आपकी 3 प्रकार की।
कितने प्रकार की? 3। और इन तीनों प्रकारों का आपके एग्जामिनेशन में अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखें तो अच्छा खासा आपके बारे में पूछा गया है। अगर आपने रटा हुआ है तो आप इसको आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको समझा हुआ है तो आप क्या करोगे, आपसे इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जाएगी और आराम से उसको क्या कर लोगे, आंसर कर लोगे। तो जो अर्थव्यवस्था होती है ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सी होती है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक। दूसरी जो होती है वो होती है आपकी स्टेट इकोनॉमी। कौन सी होती है? स्टेट इकोनॉमी। ठीक। एंड थर्ड होती है आपकी कौन सी? आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले क्या करना है, आपने कैपिटलिस्टिक, स्टेट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। देन आप क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये जो अर्थव्यवस्था है इसके सेक्टर्स क्या क्या हैं, इसके क्षेत्र क्या क्या है ना। तो अभी क्या करते हैं, पहले एक अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं। अपनी कॉपी पेंसिल उठा के बैठिएगा और आपने करना क्या है, आपने एक प्रॉपर सा सिंपल सा छोटा सा चार्ट बनाना है। फिर बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, टाइम बहुत नॉर्मल होता है। मतलब आप अगर पूरा का पूरा मैं बुकिश लैंग्वेज में लिखती रही तो आपको फ़ायदा नहीं होगा इस टॉपिक को पढ़ने का। तो आपने देखना है क्या, आपने देखना है कि आपका जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, देखिए भाई, आइए देखिए, अब आपने क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का कि आप कंपैरिजन कर दीजिए, आप कंपेयर कर दीजिए। अगर मैंने 3 टाइप्स ऑफ आपका इकोनॉमी बोला, यानी कि अर्थव्यवस्था के जो 3 प्रकार थे उनके बारे में बोला, तो आप प्रत्येक प्रकार को क्या करोगे, एक दूसरे से तुलना करेंगे, उनको आप कंपेयर करेंगे। तो आपको एक का अर्थ अगर पता है तो आप दूसरे से तुलना करके आराम से उसका अर्थ भी याद कर सकते हो, क्या रिटेन कर सकते हो, अपने दिमाग में समझ सकते हो। और रिटेंशन पावर सबकी अलग अलग होती है, तो समझने पर ज़्यादा जोर देना है, ना कि रटने पर। तो आपने देखा क्या, जो आपकी इकोनॉमी होती है, यानी कि जो आपकी अर्थ व्यवस्था होती है, ये अर्थव्यवस्था बेसिकली अभी मैंने आपको बोला क्या कि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब अगर आप 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उनके जो बेसिक टर्म्स हैं वो भी समझने चाहिए। तो कुछ चीज़ें होती है जैसे अभी इंक्लूड हो जाएंगी, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, आपने कुछ करना भी नहीं है। एक मैंने लिखी कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, मैं बस नाम लिखूंगी पूंजीवादी, यानी कि आपकी कौन सी, आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सेकंड जो होता है आपका होती है स्टेट इकोनॉमी। कौन सी होती है आपकी? स्टेट इकोनॉमी, या आप इसको लिखोगे कौन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि आपकी स्टेट इकोनॉमी। एंड जो थर्ड होती है वो होती है आपकी कौन सी, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे सुनते हैं ना कि भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, तो आपकी कौन सी होती है, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। अब देखिए हुआ क्या था, आपका थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री का टच है, पोर्शन है कि ऐसा क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट ही उभर के आ गया, उसकी ही ज़रूरत पड़ गई। तो आपको बताऊं कि अगर आप देखेंगे, आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर बहुत सालों तक क्या किया, शासन किया, रूल किया। तो होता क्या है कि ब्रिटेन ने ऐसे 72 देश थे जिनके ऊपर अपने क्या किया था, अपना अधिकार करके रखा हुआ था। और इसीलिए जो आपका ब्रिटेन था वो सबसे पहले डेवलप भी हो गया था। तो उसमें हुआ क्या था, ईयर था आपका कौन सा, 1760। कौन सा था, 1760। और आपका जो ब्रिटेन था, इसको समझ लीजिएगा, आपके ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि आपका औद्योगिकीकरण। कौन सा करण, औद्योगिकीकरण। ये क्या हो गया, शुरू हो गया। जब औद्योगिकीकरण स्टार्ट हो गया कहाँ पे, ब्रिटेन में, तो मैंने बोला ना कि आपका एक जो मैनेजर होता है, उद्योग बन रहे हैं तो उनके पास में सबसे पहला चैलेंज क्या होता है, उनके पास में सबसे पहला चैलेंज यही होता है कि क्या बनाना है हमें, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर कितना बनाना है हमें, है ना, फिर किसके लिए बनाना है हमें और कैसे बनाना है हमें। तो आपका जो ब्रिटेन था वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने उद्योग स्थापित कर लिए, स्टार्ट हो गया इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन 1760 में। और इनके पास में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आने लगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आने लगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक, क्या बनाना है हमें। दूसरा क्वेश्चन क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है हमें। फिर तीसरा प्रश्न क्या आया, फॉर हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि कितना बनाना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। एंड देन आपका क्या आया, क्वेश्चन आया प्रोड्यूस कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए बनाना है। यानी कि आपने क्या क्या पता हो, जो चीज़ आप बता रहे हो, बना रहे हो, उसके बारे में पता हो, आपको कैसे बना रहे हो उसके बारे में बताओ। यानी कि आप देखिए किस तरीके से इनका विकास हो रहा है, इनको सब चीज़ भी मिल गई कि इनको कुछ बनाना है, कैसे बनाना है, यानी कि उनको प्रौद्योगिकी मिल गई, टेक्नोलॉजी मिल गई,
एंड कितना बनाना है, अगर कितना बनाना है यानी कि आप अपने देश की जो जनता है उसको सर्व करने वाले हो, तो आपका जनता के बारे में आप बना रहे हो, यानी कि जनता भी इंटरेस्टेड है आपके काम में। और दूसरी बात चीज़ क्या आई, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, यानी कि अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करोगे ना, देखिए तीन चीज़ों को आप जब भी अर्थव्यवस्था पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें या इकोनॉमी पढ़ें, तो आप तीन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे आपके 3 टाइप ऑफ पीपल होते हैं, 3 टाइप ऑफ पीपल, या आप बोलेंगे 3 कैटेगरी या ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं। एक होता है आपका अपर क्लास, एक होता है आपका मिडिल क्लास या मीडियम क्लास, और एक होता है आपका लोअर क्लास। तो इन तीनों लोगों को ध्यान में रखकर ही कोई फर्म क्या करती है, कोई चीज़ प्रोडक्ट को बाजार में उतारती है। जैसे कि अगर आपको नॉर्मली स्लीपर्स बनानी है, चप्पलें बनानी है, तो आप क्या करोगे, कितना उसकी कॉस्ट निर्धारित करोगे। इसीलिए मैंने बोला कि कॉस्ट सेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कितनी उस चप्पल की कॉस्ट निर्धारित करनी है। तो आप सबसे पहले दिमाग में ये लगाओगे कि मैं उसका प्राइस तो निर्धारित कर दूंगा, लेकिन प्राइस निर्धारित करने का क्या फ़ायदा यदि मुझे पता नहीं है कि कौन खरीदने वाले हैं उस चीज़ को। तो आपने देखा क्या कि आपने सबसे पहले देखा कि अपर क्लास के लिए बना रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं कि लोअर क्लास के लिए बना रहे हैं। तो आपने देखा फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपको ये पता चल गया ना। अब क्या करोगे, अगर आपने देखा कि आप अपर क्लास के लिए बना रहे हो स्लीपर्स या चप्पलें बना रहे हो, तो आप देखोगे कितनी भीड़ है जो इसको लेने के लिए, कैसी है, उतावली है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगी, है ना। तो आपने देखा क्या, हाउ मच टू प्रोड्यूस, आपने बना लिया उस चीज़ को। फिर आपने देखा क्योंकि अब हम किसी के लिए बना रहे थे तो हमारा प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपर क्लास के लिए बना रहे हो, वो आपसे बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि आपको मैं इतने में दूंगा या इतने में लूंगा, मगर उनको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, वो आपका हाथ खोल के पैसा आपको देने के लिए तैयार है। तो हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ व्हाट फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें ब्रिटेन में, यानी कि 1760 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपने सुना होगा, एडम स्मिथ। क्या हुआ, एडम स्मिथ, वो क्या कर रहे थे, वो इसे सारी की सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे। एडम स्मिथ जब ब्रिटेन में 1760 में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इन सारी की सारी फंक्शंस को या टास्क को जो करने वाला व्यक्ति होता है वो कौन होता है, एक बिजनेसमैन होता है। तो उन्होंने देखा कि अगर इस बिजनेसमैन जो आपका क्या है, जो आपका चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए आ रहा है, अगर इस बिजनेसमैन के सामने गवर्नमेंट आ जाए और बोले कि भाई आप जो सामान बना रहे हो, यानी कि जो भी आपने उसके कॉस्ट निर्धारित कर रहे हैं, आप उसको उस कॉस्ट पे ना बेच करके सरकार जो कॉस्ट बता रही है आप उस पर बेचिए, तो क्या बिजनेसमैन बेचेगा। अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो कोई बिजनेसमैन रेडी नहीं होगा कि अगर उसने कोई भी प्रोडक्ट है आपका 250 रुपये का बनाया है और गवर्नमेंट आपसे उससे आके कहे कि आप 200 रुपये का इस प्रोडक्ट को क्या करो, बेचो, तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं बेचेगा, क्योंकि उसने मालूम था कि अगर उसने 250 रुपये कॉस्ट निर्धारित करी थी किसी प्रोडक्ट की, तो उसने क्या किया था, उसने 200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस लगाया था, प्लस इसमें क्या किया, उसने आपका प्रॉफिट ऐड किया, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद में इसका जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, 250, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 250 रुपये हो गया। तो वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं, तो वो निर्धारित नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कि यदि किसी भी देश को हमें क्या करना है, विकसित बनाना है, विकासशील नहीं रहना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि आपका इन सारी की सारी चीज़ों में कभी भी सरकार का हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी क्या, कि जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, वो ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे थे, और उन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देने के लिए क्या किया, एक बुक लिखी। कब ईयर में आई, तो उनकी जो बुक थी उसको बोलते हैं आप लोग क्या, द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक थी। और ये पूछ लिया आता है किसने लिखी, तो ये आपके एडम स्मिथ ने लिखी थी, और ईयर था आपका एडम स्मिथ का क्या, 1776, यानी कि 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था क्या, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इतनी चीज क्लियर हुई आपको कि एडम स्मिथ, जिनको आप लोग सब लोग जानते हो क्या, इकोनॉमिक्स के फादर, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के जनक। तो ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने एक फिलोसफर टाइप के इंसान थे, उन्होंने क्या किया, देखी, नोटिस करी, और तब उन्होंने अपना अंतिम कंक्लूजन में पहुंचे कि हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से करना है, तभी आपका देश जो होगा वो एक अर्थव्यवस्था का प्रकार निर्धारित कर पाएगा, जिसको आपने बोल दिया कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि पूंजीपति हमेशा प्रॉफिट को जानना चाहता है, उसको लेना चाहता है। तो एडम स्मिथ क्या हो गए आपके, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपसे क्या क्या बन रहे हैं। पहली चीज, द वेल्थ ऑफ नेशन किस ईयर में आई, 1776 में। ब्रिटेन में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ, 1760 में। एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। ये जो चीज़ें थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए थी। अभी आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप करोगे क्योंकि आपने अच्छी तैयारी करनी है ना। चलिए भाई देखिए,
अभी तक क्लियर हुआ कि आपके किसने स्टार्ट करी? मैं इसको एक एरो में लिख रही हूँ और आपने क्या करना है, आपने कंपैरिजन करना है। देखिएगा भाई, आपका यानी कि आप लिखोगे क्या, जो आपकी पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, आपने लिखा क्या, किसके द्वारा शुरू करी गई? आपका एडम स्मिथ के द्वारा, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो आपने लिखना है क्या, एडम स्मिथ, जो कि आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने पुस्तक लिखी, कौन सी बुक लिखी, कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन। और इन्होंने इसमें बताया क्या, ईयर था आपका 1776, और इसमें इन्होंने बताया क्या कि कोई भी सरकार अच्छा फंक्शन कर पाएगी, कोई भी जो कंट्री है वो अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएगी यदि वहाँ पे क्या नहीं होता, इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। पहली चीज़ आपको एक समझ में आ गई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, जो अपना कैपिटल लगाएगा वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा रिगार्डिंग आपके रेट से, प्राइस से। तो आपने क्या लिखा कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक, किसमें है, आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के लेके आ रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि एक आप के लिए हो। अगर आपका मोनोपोली अगर नॉर्मल मार्केट होता तो वो करता, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही हो जो आप क्या कर रहे हो, इस प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो मार्केट में। आपके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को लेकर के आएंगे। तो जब ये वाली चीज़ आ जाती है तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कौन सी इकोनॉमी में, आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। तो आपने लिखा क्या, पहला पॉइंट कि नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक, देन आपका जो सेकंड पॉइंट है आपने लिखा क्या, प्रतिस्पर्धा, यानी कि हाई कंपटीशन होता है। कैसा होता है, हाई कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। कौन से बाजार में अधिक होती, कौन सी अर्थव्यवस्था में, आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। देन आपका जो नेक्स्ट चीज पूछी जाती है, अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट के कोई प्राइस निर्धारित किए हैं तो जरूरत है या जरूरी है कि जो आपके साथ में जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उन्होंने भी आपके जो अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस निर्धारित करे होंगे वो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग ही करे होंगे। तो क्या होता है कि ये जो प्राइस निर्धारित करे जाते हैं तो इन सारे के सारे प्राइस के निर्धारण पे आपकी सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे मार्केट बेस्ड होते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके आधार पर आप क्या कर रहे हो, तो प्राइस निर्धारित कर रहे हो। तो आपने लिखना क्या है, जो इसी में आप आगे लिख लोगे, स्पेस कम है। तो ये जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हुआ था, नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपसे बोल रहे हैं क्या, प्राइस निर्धारण का, कि जो आपका कंट्रोल नहीं होता, या बोलेंगे आप क्या, नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, यानी कि आपका जो सरकार होती है उसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता प्राइस के निर्धारण में और आपके वितरण के निर्धारण, यानी कि जो आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो उसके उत्पाद के जो कीमत है उसमें और उसके जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आपकी सरकार का कोई भी निर्धारण नहीं होता। तो अगर सरकार निर्धारित नहीं करेगी इनके प्राइस तो आपका कौन निर्धारित करेगा। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो इससे समझ में आता है क्या, कि ये जो प्राइस होते हैं ये निर्धारित होते हैं किसके आधार पर, एक इनविजिबल हैंड वर्क करता है, एक अदृश्य हाथ वर्क करता है, जिससे आप बोलते हो क्या, आपकी डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि ये कैसे होते हैं, ये आपकी मांग और पूर्ति पर आधारित होते हैं, यानी कि बाजार आधारित होते हैं। किसके आधारित होते हैं, बाजार आधारित होते हैं। कौन सी मार्केट, आपकी कैपिटलिस्टिक मार्केट। अब अगर बात करी जाएगी कि हाँ क्या आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में आपका बाजार में या मार्केट में, विश्व में ऐसे कोई देश हैं जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं अभी क्या है आपका, आपने सुना होगा G20 नेशंस के बारे में। तो जो G20 नेशंस है बेसिकली वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसमें जर्मनी भी आता है ना। तो आपका बेसिकली क्या है, आप बोल सकते हो कि आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, कौन सी, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक, इसके साथ साथ में आपका यूरोप, और यूरोप भी आपका कौन सा, बेसिकली वेस्टर्न यूरोप।
ये क्या है, एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। ये कुछ देश हैं जहाँ पे क्या होती है आपकी कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आज भी क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो आप बोलोगे क्या, समझने के लिए आपने देखना है क्या, जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है या आपके अर्थशास्त्रों का क्या है, इम्प्लीकेशन है, यानी कि बोलेंगे क्या, उनको आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो आपकी अर्थव्यवस्था में, ठीक। तो आपकी कंट्री में, तो आपकी इकोनॉमिक्स जो होती है उसको यूज़ करते हो आप कहाँ पे, इकोनॉमी में। अब ये जो इकोनॉमी होती है इसके 3 क्षेत्र होते हैं, यानी कि आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, यानी कि आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आपको मैंने बोला क्या कि आपने सिर्फ कंपैरिजन करना है, तो आप कैसे करोगे कंपैरिजन, पहले आप क्या करोगे, इन सारे के सारे पॉइंट्स को देखोगे। आपने देखा क्या कि जो एडम स्मिथ थे, अगर थोड़ा सा अगर आप बैक में जाएंगे तो बोला क्या, एडम स्मिथ ने ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी आपके दिमाग में, उन्होंने ऑब्जर्व करी क्या कि 1760 में आपका ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ी किसकी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड किसके लिए बना रहे हैं आप, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बना रहे हैं आप, ये सारी की सारी चीज़ों का निर्धारण करने के लिए उन्होंने बोला क्या कि उन्होंने एक बुक ही दे दी। उन्होंने बोला क्या कि 1776 में एक पुस्तक दी जिसका नाम बोला क्या, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो इसके लिए बोला गया एडम स्मिथ को क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने बताया कि कोई भी देश जो है वो एक विकसित देश तब बन पाएगा जब वहाँ पे क्या होगा, जब वहाँ पे नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट होगा, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि पूंजीपति अपने आधार पे अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे किसी भी प्रोडक्ट के दाम। देन आपका जो सेकंड पॉइंट था उसमें बोला क्या, हाई कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन है, सब अपना क्या करेंगे, बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देंगे और उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, उसके लिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन करेंगे कि बाजार की जो भीड़ है वो मेरी दुकान पे या मेरी शॉप पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा आ सके। तो आपका कैसा होता है, हाई कॉम्पिटिशन होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका होता है कि नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग आपका प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपकी कीमत होती है उस प्रोडक्ट की, उसको निर्धारित करने में सरकार का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी नियंत्रण नहीं होता। साथ ही उसका वितरण किस तरीके से करना, उस पर भी सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इसके साथ साथ में जो नियंत्रण सरकार का नहीं होता तो किसका होगा, जो आपकी जो मैन्युफैक्चरर होता है या बोलेंगे जो बिजनेसमैन होता है, जो चीज़ को लेके आ रहा है मार्केट में, तो वो भी देखता है कि क्या हमारे प्रोडक्ट कितनी वैल्यू है। और अगर आपको बताऊं, ये बेसिक लॉ है कि यदि किसी वस्तु के आपके प्राइस जो होते हैं, कीमत जो होती है बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी डिमांड सीधे सीधे कम हो जाती है। और अगर उसकी पूर्ति ज़्यादा है मार्केट में तो उसकी डिमांड यानी कि कम हो जाएगी, उसकी जो कीमत होगी वो भी कम हो जाएगी। तो आपने देखना है क्या कि जो पूरा का पूरा मार्केट होता है कैपिटलिस्टिक, वो किस पे निर्धारित होता है, बेस्ड होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई पे, यानी कि बाजार पे आधारित होता है। बाजार जैसा जैसी चीज़ें आपकी गतिविधियां बाजार में होने लगेंगी, आपके प्रोडक्ट के आप मूल्य क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ढालने लगेंगे। फिर क्या होता है, अगर इस तरीके की अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे, तो आप देखोगे कि नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपकी इकोनॉमी होती है कौन सी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। उसके साथ साथ में जो आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी एक इकोनॉमी यूज़ की जाती है, इसको आप बोलते हो कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब क्या था, जब आप देखोगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में या स्टेट इकोनॉमी के बारे में, तो आप क्या करोगे, इसका एक कंपैरिजन करोगे और आराम से क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। तो अभी क्या है, देखिए भाई, आपने इन्हीं सब पॉइंट्स को आपका समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। आप लोग क्या करोगे, इसको आगे बढ़ोगे कैसे, देखिए होता क्या है, अगर आप डेली लाइफ में देखोगे कि अगर आप हैं और आपके सामने आपका एक फ्रेंड है और आप दोनों के बीच में कंपैरिजन या किया जा रहा है, तो आप में अगर एक को, जैसे सपोज करिए कि आपके एडम स्मिथ थे, उन्होंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी ब्रिटेन में और उसके बाद उन्होंने बोल दिया क्या, उनको बोला गया क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एक और व्यक्ति थे, वो क्या कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे इन सारी की सारी चीज़ों को। जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने देखा क्या कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये एडम स्मिथ के ही फादर क्यों बनाया, मेरी भी कुछ सोच है, मेरी भी कुछ जगह है यहाँ पे, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उन व्यक्ति का नाम आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना था कि उनका नाम था आपका क्या, कार्ल मार्क्स। क्या नाम था उनका, कार्ल मार्क्स, ठीक। तो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने क्या किया, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी इकॉनमी जब रन करती है किसी भी देश में, तो 3 क्लास होते हैं। एक होता है आपका अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है आपका लोअर क्लास। 3 क्लास होते हैं ना। तो आपका जब अर्थव्यवस्था कौन सी होगी, कैपिटलिस्टिक होगी, बेसिकली इसमें अपर क्लास बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करेगा। और होता है क्या, इसका एक ड्रॉबैक ये भी हो जाता है कि जो हाई क्लास यानी कि अपर क्लास और जो लोअर क्लास होते हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब अफोर्ड ही नहीं कर पाता उनके द्वारा जनरेट किए हुए प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट्स को, तो वो क्या होता है, गरीब होता चला जाता है। तो मिडिल क्लास होता है, ये बीच का होता है। इसमें भी अगर आप मिडिल क्लास में भी देखेंगे तो आपके 3 पार्ट्स होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और 2 होते हैं, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। तो अपर मिडिल क्लास क्या करेगा, अपर क्लास के साथ में बेनिफिट उठाएगा, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास होगा वो किसके साथ में आएगा, लोअर क्लास के साथ में आएगा।
और एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी उसमें क्या था कि उसमें सारा का सारा एडवांटेज मिल रहा था किसको, अपर क्लास को। तो आपके कार्ल मार्क्स ने सारी की सारी चीजें नोटिस करी, उन्होंने बोला क्या कि क्या भाई लोअर क्लास का कोई रोल नहीं होता मार्केट में, मतलब इसकी कोई जगह नहीं है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर आप वैसे भी देखेंगे, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की ही बात करेंगे तो 133 करोड़ जनसंख्या में, वैसे ये 2011 के आंकड़े नहीं हैं, 2015 के आंकड़े हैं, तो 2011 के अकॉर्डिंग जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं क्या कि 125 करोड़ की जनसंख्या में आपका जो अपर क्लास है उसकी संख्या बहुत कम है और सबसे ज्यादा मात्रा में आपके मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही मिलेंगे। तो इतना बड़े सेक्शन को कवर करना था, तो कार्ल मार्क्स ने क्राउड को अपनी तरफ करने के लिए बोला क्या कि क्या भाई आपका जो एक देश होता है क्या सिर्फ अपर क्लास से ही रन करता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक और मेजर रोल होता है एक और कैटेगरी के लोगों का, उनको आप बोलते हो दास। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक पुस्तक दी जिसका नाम आप सभी लोगों को पता होगा, दास कैपिटल। कौन सी? दास कैपिटल। अच्छा, कई जगह यहाँ पे सी की जगह के भी लिखा होता है, दोनों सही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुक दी उन्होंने दास कैपिटल, और उस बुक में उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला कि भाई आपका अपर क्लास के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है किसके ऊपर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर, और किस पे, लोअर क्लास पे। तो उन्होंने एक पुस्तक दे दी और इनका सारा का सारा जो फोकस था वो किस पे था, दासों पे था, यानी कि दास यानी कि जो लेबर वर्क के जो श्रमिक लोग होते हैं उनके ऊपर इनका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित था। अब सोचिए कोई भी बिजनेसमैन क्या लेबर्स के लिए कुछ करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा ना। तो इन्होंने बोला क्या, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्राउड को अपनी तरफ कर लिया था, तो ये बन गए थे क्या, क्राउड के नेता। और जब ये नेता बन गए, यानी कि एक लीडर की आवश्यकता होती है किसमें, एक समाजवादी एक स्टेट इकोनॉमी में। ठीक, अब जब आप एक समाजवादी स्टेट इकोनॉमी में जा रहे हैं जहाँ पे लेबर वर्क को फोकस करके उनके अकॉर्डिंग उनके बेनिफिट के लिए काम किए जा रहे होते हैं, तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे, इससे कंपेयर कर लोगे। मैं लिख दूंगी बाद में सारे के सारे टॉपिक्स को, पहले आप क्या करोगे, पहले आप समझोगे, इसी से कंपेयर करोगे। पहली चीज कि नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने ही फोकस किया हुआ है किसको, लोअर क्लास को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, यानी कि कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरफेरेंस होता है। ठीक, कैसा होता है, फुल इंटरफेरेंस होता है आराम से। फिर अब आपका क्या है, अगर यहाँ पे लिखा हाई कंपटीशन, अब आपने कोई प्रोडक्ट के कोई दाम निर्धारित किए हैं, प्राइस निर्धारित किए हैं, अगर आपके ऊपर ये है ही नहीं कंट्रोल कि आप निर्धारित करोगे उसके दाम को, या मार्केट बेस्ड नहीं होगा तो सरकार ही निर्धारित करेगी। और अगर सरकार निर्धारित कर रही किसी भी चीज के रेट्स को, तो क्या वहां पे कंपटीशन होगा। चलिए इंडिया की ही बात करते हैं। इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया में एक सेक्टर है, इसका नाम है कौन सा सेक्टर, रेलवे सेक्टर। कौन सा, रेलवे। रेलवे की मोनोपोली है इंडिया में, यानी कि आपका, यानी कि यहाँ पे एकाधिकार है, यानी कि आप देखोगे कि और कोई रेलवे नहीं चल रही, यहाँ पे सिर्फ इंडियन रेलवे चलती है। अब इंडियन रेलवे में आपका हर एक तरीके के क्या है, प्राइस फिक्स है, रेट्स फिक्स हैं। तो आपने देखा क्या कि जो इंडियन रेलवे है उस रेलवे में आप देख रहे हो कि प्राइस कितने भी रखें, अगर जनरल कैटेगरी का बंदा है, अगर जनरल की टिकट्स लेकर के जा रहा है, तो वो एक सीट में 6 से 7 लोग बैठेंगे, वो आराम से बैठ के नहीं जा सकता। वो अच्छी चीज दे रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास एक ही साधन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, तो आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें कंपटीशन नहीं हो पाता। अगर इसी जगह में आपकी इंडियन रेलवे को कंपटीशन देने के लिए कोई और रेलवे डिपार्टमेंट होता, तो आप क्या देखते कि क्योंकि डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग हैं, एक रेलवे डिपार्टमेंट और एक तरफ कौन सा है, एक दूसरे प्राइवेट सेक्टर आ गया, तो कंपटीशन में क्वालिटीज इनहेंस हो जाती हैं, क्वालिटी बढ़ जाती है ना। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए और क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए उन्होंने देखा क्या कि यहाँ पे क्या होगा, हाई कंपटीशन था, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नो कंपटीशन, यानी कि समाजवादी में जब हर एक चीज में सरकार ही निर्धारित कर रही है दाम, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। ठीक, थर्ड क्या है, यहाँ पे था नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से वही बात आपका बिल्कुल है, जब हर एक चीज में वितरण किसको किया जाता है। अगर आप लोग देखेंगे पीडीएस सिस्टम यानी कि नॉर्मली आपका पीपल डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होता है या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसमें जो आप लोग देखते हो ना, राशन की दुकानें होती हैं, राशन की दुकानों में आपको सस्ता अनाज मिलता है, माल मिलता है, खाने पीने की, केरोसिन ऑयल जो मिलता है आपको सस्ता मिलता है। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें आपको सस्ती मिल रही होती हैं आपके पीडीएस के थ्रू, तो वो कौन कंडक्ट कराता है, गवर्नमेंट कराती है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इंसान आपके लिए काम नहीं करेगा, उसको तो अपना सारा का सारा क्या करना है, बेनिफिट अटेन करना है ना। देन क्या हुआ, तो यहाँ पे नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि कैपिटलिस्टिक में आपकी स्टेट इकोनॉमी में कैसा हो जाएगा, फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन आपका क्या है, डिमांड एंड सप्लाई बेस होती है, यानी कि बाजार निर्धारित होती है। अब अगर यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है तो बाजार का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो होता है वो बाजार आधारित नहीं होता। ठीक, थर्ड जो है या लास्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ है पॉइंट आपका कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आपकी आज भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आपको मिलती है। तो आप अगर जाएंगे कहाँ पे, अफ्रीका में,
अगर आप अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको ऐसे बहुत सारे देश मिलेंगे जहाँ पे आज भी स्टेट इकोनॉमी का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहा है, यानी कि वहाँ पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप सस्ती सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करते जाओगे, आप नेता तो बन जाओगे, लीडर तो बन जाओगे, लेकिन कंपटीशन के अभाव में आप अपनी क्वालिटी को इन्हेंस नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली आप कैसे रह जाओगे, आप गरीब रह जाओगे, है ना। तो आपका जो अफ्रीका जो है आपको पता होगा अंध महाद्वीप बोलाते हैं, इसीलिए बोलाते हैं क्योंकि वहाँ पे गरीबी है, एक्सेप्ट 2-3 कंट्रीज। तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप लिखोगे यहाँ पे क्या, अफ्रीकन कंट्रीज। तो आपने देखा कि आपने कंपेयर कर लिया किसको, स्टेट इकोनॉमी को, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को। इन्हीं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के पॉइंट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। मैं क्या कर रही हूँ, इसको सब हटा रही हूँ और उसके सारे पॉइंट्स लिख दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो नहीं सोच पाए तो वो अभी क्या करेंगे, सोच लेंगे। देखिए हटाना जरूरी था, इसको हटाना पड़ेगा। आपको 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं, मैं यहाँ से हटा रही हूँ, फिर से आप इसको इस साइड में लिखेंगे। देखिए भाई, आपकी ये थी और आपकी इधर थी मिश्रित अर्थव्यवस्था या आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, आपने देखा क्या, फिर से वही वाली बात कि इधर एडम स्मिथ थे तो इधर आपके क्या आ गए थे, आपके आ गए थे कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे आ गए कौन, कार्ल मार्क्स। ठीक, और इन्होंने एक पुस्तक दी, एक बुक दी, और उस बुक का नाम था क्या आपका, दास कैपिटल। कई जगह के लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो थे आपके बेसिकली, आपका जो कार्ल मार्क्स ने पुस्तक दी थी, ये दी थी 1867 में। फिर आपका पहला जो पॉइंट था आपकी कौन में, किस में, आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। तो आपने उसमें देखा क्या कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में पहला पॉइंट लिखा था कि नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, फुल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी का किसका, यानी कि सरकार का पूरा कैसा होता है, हस्तक्षेप होता है, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप होता है। दूसरा उसका पॉइंट क्या था कि इधर तो आपने लिखा फुल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, फिर आपने लिखा था उधर हाई कंपटीशन होता है। अगर आपका सरकार का हस्तक्षेप है तो कैसा होगा, आपका नो कंपटीशन होगा, यानी कि यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का क्या होता है, प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। ठीक, आपने लिख लिया प्रतिस्पर्धा का अभाव। आपका जो थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या था, नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट आपका रिगार्डिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या, आप लिखोगे फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग आपका प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कीमत और वितरण में आपकी सरकार का पूरा यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि ये वाली जो आपकी, पहले तो फुल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ये वाली जो आपकी कैपिटलिस्टिक थी वो बाजार आधारित थी, ये आपकी बाजार आधारित नहीं होती। क्या लिखोगे, मार्केट बेस्ड नहीं होती, नॉट बेस्ड ऑन मार्केट, तो बाजार आधारित होती है ये। आप लिखोगे क्या इसमें, नॉट मार्केट बेस्ड। नॉर्मली इसको बोला जाता है कि लेजर्स फेयर या बोलेंगे इनविजिबल हैंड। तो आपका क्या होगा कि आपका बाजार आधारित होती है, और फिर इसका जो वितरण होता है कहाँ पे होता है, किन देशों में होता है। तो आप उन देशों के में लिखोगे क्या, बेसिकली आप लिखोगे वेस्टर्न यूरोप, अफ्रीकन, या सॉरी आपका लिखोगे आप अफ्रीकन कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या है इसका विस्तार। तो आपको समझ में आई समाजवादी अर्थव्यवस्था, आपने आराम से क्या कर लिया, आपने इसका कंपैरिजन कर लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट बची है आपकी कौन सी इकोनॉमी, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आपको समझ में तो आ गया ना कि आपको मिश्रण करना किस चीज का है। आपने करना था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का और समाजवादी अर्थव्यवस्था का। हुआ क्या कि आपका टाइम पीरियड था 1929, 1929 का समय था, और आपका आया था द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि महान मंदी। तो जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि महान मंदी के दौरान क्या हुआ कि देशों में एकदम से भगदड़ मच गई कि यार कौन सी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम फॉलो करें।
मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, यानी अगर हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के तब भी हमें फायदा नहीं हो रहा और समाजवादी अर्थव्यवस्था का तो कोई प्रोग्रेस होती ही नहीं है ना। तो उन्होंने बोला क्या कि लीडरशिप भी नहीं मिल पा रही है, हमें पैसा भी नहीं है, हमें लीडरशिप भी नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने बोला क्या कि क्यों ना हम क्या करें, कॉम्बिनेशन निर्धारित करें। और ये कॉम्बिनेशन निर्धारित करने की समस्या आई आपके पास में ग्रेट डिप्रेशन के बाद में। तो 1929 के बाद में आपके दो संस्थान थे, इसको आपने देख लिया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ और आपको इस वाली में आपको सारे के सारे पॉइंट्स उनसे सिमिलर हो जाएंगे। आप आराम से बोलोगे कि कॉम्बिनेशन होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का और किसकी इकोनॉमी का, आपकी स्टेट इकोनॉमी का। आइए, द ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महान मंदी जैसे ही आई आपकी, मैं फिर से इधर लिख देती हूँ, देखोगे 1929 में जब आपकी महान मंदी आई, महान मंदी यानी कि डिप्रेशन आया, तो आपकी दो संस्थाएं हैं। जब मैंने बोला ना एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, तो आपका उसमें दो सेक्टर में से एक चीज़ आ जाएगी आपकी, क्या, आपका आ गया वर्ल्ड बैंक। कौन सा बैंक, वर्ल्ड बैंक। एंड सेकंड आपका आ गया कौन सा बैंक, आपका आ गया IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या आ गया आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, देखिए भाई, आपका वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला कि आपको या तो आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो कर सकते हो या फिर स्टेट इकोनॉमी को फॉलो कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपने देखा क्या कि वर्ल्ड बैंक एंड मॉनेटरी फंड ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोल दिया 1929 के बाद से कि आपको किसी भी अर्थव्यवस्था में जाना है, आप पूरा फ्री हैं, आप जा सकते हैं। तो जब इन्होंने दिया तो इन्होंने क्या किया, देशों ने स्विच किया क्या कि हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, या तो फिर हम ले सकते हैं किसका कॉम्बिनेशन, 50-50 का, कि आप क्या कर लोगे, आप 50% आपने ले ली कौन सी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स ले लिए एंड 50% आपने ले लिए स्टेट इकोनॉमी के। आप इसको वैसे भी समझ सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर भी हो गया और प्लस आपका कौन सा हो गया, आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। यानी कि प्राइवेट के अकॉर्डिंग भी चलेंगी फर्म्स एंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी कुछ संस्थान गवर्नमेंट होंगे और कुछ संस्थान कैसे होंगे, प्राइवेट होंगे। किसमें होंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी में, है ना। तो आपने या तो फिर ले लिया 50-50 का रेशियो, या आपने ले लिया 60-40 का रेशियो, या आपने ले लिया 40-60 का रेशियो। तो ये अप टू द कंट्री होता है, कंट्री पे डिपेंड करता है कि आपको किस पेस के साथ में डेवलपमेंट चाहिए। जैसे इंडिया है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है आपकी, और मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करने के साथ साथ में इंडिया का क्या है, हम अभी भी डेवलपिंग है, अभी भी हम नहीं बोल सकते कि हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो क्यों नहीं बोलते, क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब आप आगे सेक्शंस में आएंगे तो वो आपको मिलेगा। तो आपने देखा क्या कि आपने ये रेशियो निर्धारित करना है, आपने डिसाइड करना है कि 50-50 लेना है, 60-40 लेना है या 40-60 लेना है। तो वर्ल्ड बैंक और आपके किसने, आपके इंटरनेशनल बैंक ने यही बोला कि आप कोई भी इकोनॉमी को, कोई भी अर्थव्यवस्था को स्विच कर सकते हो। और ये जो ऑथेंटिसिटी किया आपका 1993 से 1999 के दौरान किया, कि बोला क्या कि आप क्या कर सकते हो, देश किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के जो फीचर्स मैंने आपको लिखवाए थे, जो पॉइंट्स लिखवाए थे, कि एक तरफ था आपका क्या, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी है एंड आपका पब्लिक सेक्टर भी है, आप क्या लिख रहे हो, आप प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों है ना। तो आपका प्राइवेट सेक्टर में कैसा हो जाएगा, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होंगे वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा। आपने लिखा क्या, मार्केट बेस्ड होती है। तो आपकी जैसे पेट्रोलियम का आप एग्जांपल लोगे, तो जो पेट्रोलियम होता है वो पहले सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन अब कौन करती है, पेट्रोलियम कंपनीज निर्धारित करती हैं। तो आपका क्या हो गया, फिर प्राइवेट सेक्टर हो गया। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करी जाए, यहाँ पे आप रेलवे को बोल सकते हो कि रेलवे में निर्धारित करती है दाम कौन, रेलवे के मंत्रालय करते हुए आपका रेल मंत्रालय करता है। तो आपने देखा क्या कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये आप पे निर्धारित करता है कि आप किस पेस से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप डेवलप्ड बनना चाहते हैं कि आप डेवलपिंग बनना चाहते हैं। खैर, ये आपकी तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं थी। आज आपने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, आपने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, आपने ओवरव्यू लिया सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के ओवरव्यू के साथ साथ में आपने पूरा का पूरा जीएस पढ़ा। अभी क्या था, ये मेरा पहला दिन था, आपका पहला लेक्चर था, और होपफुली क्योंकि ये बेसिक होती है, अगर आपका बेसिक सही नहीं है तो आप आगे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको समझने होंगे आपका पूरा का पूरा एफर्ट डाल करके, क्योंकि अगर आप एफर्ट्स पूरे नहीं डालेंगे तो आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो अपने लेक्चर्स देखने हैं, समझ में आने हैं, और याद में मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग यहीं पे हो गया होगा, है ना। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग सेशन को एंड करते हैं, और आप लोग को क्या करना है, डेली आना है, डेली पढ़ना है। 1 घंटे का लेक्चर है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अगर आप इतना एफर्ट डालोगे तो सीजल तो क्रैक होना ही होना है ना। चलिए अभी एंड करते हैं क्लास को यहीं पे, बाय।